यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र को कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ शिक्षण विधियों को डिस्कस करेंगे, देन कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यदि सेशन पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वेबसाइट से भी जुड़कर सारा डेटा वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मैथ्स पेडागोजी के नोट्स बाय करना चाहते हैं, ओनली जस्ट 99 रुपीज़ में कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी के नोट्स अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से यदि आप CDP और EVS के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, CDP की क्वेश्चन सीरीज अवेलेबल है, CDP के नोट्स भी अवेलेबल है और इसी तरीके से EVS की कंप्लीट सीरीज भी अवेलेबल है। इसे भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ने वाले। कुछ शिक्षण विधियों में हम लोग यहाँ पर आगमन और निगमन विधि की तुलना करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं आपके इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से कि मैथ्स में अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया है तो बताइए आपने किस विधि को यहाँ पर फॉलो किया। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे एक आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, एक भारत वाला कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको ऐसा लगेगा कि आपको मैथ्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि यहाँ पर एप्लीकेबल है या अप्लाई हो रही है। तो उसके लिए हमें सारे आगमन और निगमन विधि के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। आगमन विधि हमारी इंडक्टिव मेथड होती है, निगमन विधि हमारी डिडक्टिव मेथड होती है। वन बाय वन करके हम लोग इसके सारे डिफरेंस को समझ लेते हैं। इस विधि में हम लोग जाते हैं विशेष से सामान्य की ओर, और फिर हम लोग जाते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और हम लोग जाते हैं उदाहरण से नियम की ओर। तो आगमन विधि के अंदर कितने शिक्षण सूत्रों का, कितने टीचिंग मैक्सिम्स का पालन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक चीजें सीखते हैं। स्पेसिफिक मतलब कोई उसका एक स्पेसिफिक चीज होगी, उसको सीखते हुए हम लोग उसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करते हैं मतलब उसके फॉर्मूला वगैरह, उसके सूत्र, उसके नियम, है ना, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो सबसे पहला हो गया विशेष से सामान्य की ओर जाना। निम्नलिखित में से किस विधि का एग्जाम्पल है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, पाठ्यपुस्तक विधि का, व्याख्यान विधि का। इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने बन जाएंगे। तो आगमन विधि हमेशा विशेष से सामान्य की ओर जाती है। यहाँ पर पहले स्थूल का ज्ञान दिया जाता है, देन फिर सूक्ष्म में हर एक छोटी छोटी चीज का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है, और सबसे पहले उदाहरण पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद बढ़ा जाता है नियमों की तरफ। ठीक है, तो ये शिक्षण सूत्र हो गए। इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें निगमन विधि, तो जस्ट वो आगमन विधि की अपोजिट होती है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाया जाता है, और नियमों से उदाहरण की तरफ मूव किया जाता है। क्या क्या चीजें यहाँ पर बोली गई है? सबसे पहले सामान्य ज्ञान बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस की तरफ लेकर जाएगा, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर यहाँ पर किया जाएगा सूक्ष्म चीजें, पहले आपको हर एक चीज को बारीक से समझाया जाएगा, फिर उसका एक इलोबरेटिव वे, एक स्थूल रूप आपको सिखाया जाएगा। पहले आपको नियम बता दिए जाएंगे, फिर उदाहरण की तरफ बढ़ा जाएगा। दूसरा, इसमें विद्यार्थी स्वयं नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करते हैं। इसमें विद्यार्थी खुद से आगे रहकर एक अन्वेषण विधि, एक खोज की तरफ बच्चा हर एक चीज को लर्न करेगा। देखो, बच्चे ने पहले यहाँ पर उदाहरण सीख लिए, तो डेफिनेट सी बात है कि बच्चा यहाँ पर सबसे पहले खुद से कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थी स्वयं नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करता है। हमने कोई भी उसको एग्जाम्पल दिया तो वो उसको सॉल्व करेगा और बताएगा कि हाँ, इसमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 5+10 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेगा, 10 का स्क्वायर करेगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 करेगा। इसी तरीके से 1+4 का स्क्वायर दिया था, 3 इस तरीके से पॉइंट दिए गए थे, और फिर इस तरीके से पूछा गया था कि बच्चे ने फाइनली इस सूत्र का प्रतिपादन किया, a+b का स्क्वायर a² + 2ab + b²। और क्वेश्चन इतना सीधा सा पूछा था कि निम्नलिखित में से किस विधि को यहाँ पर अप्लाई किया गया? आगमन, निगमन, और भी दो ऑप्शन हमारे सामने थे। तो ये आगमन विधि है, क्योंकि पहले उदाहरण है उसके बाद सूत्र है, तो ये कौन सी विधि हो गई? आगमन विधि हो गई। अब निगमन विधि देखें तो इसमें दूसरों के द्वारा खोजे गए नियम अथवा सिद्धांतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब पाइथागोरस हो गई, तो पाइथागोरस का नियम यहाँ पर फिक्स है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। राइट, अब ये नियम दे दिया, इसके माध्यम से बच्चा कर्ण, लंब, आधार को सीख रहा है, इस तरीके से बना रहा है। तो नियम पहले से था, तो दूसरों पाइथागोरस ने जो नियम बताया था उस नियम के आधार पर बच्चे ने यहाँ पर एग्जाम्पल को बनाया है, उसके उदाहरण किए। तो ये कौन सी विधि हो गई? निगमन विधि हो गई। अब ये जो आगमन विधि होती है, ये क्या होती है? अनुसंधान का मार्ग होती है। अनुसंधान का मार्ग मतलब बच्चा यहाँ पर खोज कर सकता है, चीजों को और अच्छे तरीके से सीख सकता है। अनुकरण का मतलब होता है चीजों को दोहराना, रिपीट करना, है ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? जो पहले से नियम बना दिए गए उनको दोहराने की कोशिश कर रहा है, उनको सीखने की कोशिश कर रहा है।
चलिए अगला फोर्थ पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। देखो, इस विधि द्वारा कम प्रश्न हल करने में भी बहुत अधिक परिश्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम लोग उसके पॉजिटिव पॉइंट भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग उसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ रहे हैं, कमियां भी पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा आगमन विधि इस साइड था, इंडक्टिव मेथड, और इधर हमारा चल रहा था निगमन विधि। अब आगमन विधि में क्या हुआ कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक प्रश्न भी सॉल्व करना है, तो वो क्या कर रहा है, पहले उदाहरण को समझ रहा है, उसके बाद वो नियम का प्रतिपादन कर रहा है। तो यहाँ पर उसको कम प्रश्न हल करना है, 2 से 3 प्रश्न हल भी करना है, तो बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक परिश्रम लग रहा था और समय भी बहुत ज्यादा चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट निगमन में होता है। यहाँ पर समय कम लगता है क्योंकि नियम पहले से आपको जस्ट क्या करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके उदाहरण की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस विधि द्वारा समय कम और परिश्रम में भी अधिक प्रश्नों को हल किया जा सकता है। कम समय, परिश्रम भी कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही होता है मैथ्स की बुक में, पहले आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है और उसके साथ आपको 8 से 10 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो फॉर्मूला देखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, समय कम होगा, परिश्रम भी कम लगेगा और आप प्रश्नों को भी ज्यादा हल कर सकते हो। अगला पॉइंट है, इस विधि में कक्षा के सभी विद्यार्थी एवं अध्यापक सक्रिय होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक बच्चा अपने हिसाब से नियमों का, सूत्रों का प्रतिपादन करेगा, तो दोनों ही एज अ एक्टिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर निगमन विधि के अंदर क्या होता है कि अध्यापक तो सक्रिय रहेगा, क्योंकि अध्यापक को क्या करना है, नियम वगैरह लिखवाने हैं। फिर बच्चा क्या कर रहा है, वहां पर चाहे तो कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं भी वो एक्टिव रहे। तो यहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, पैसिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि नियम बता दिया गया, बस उसे क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। तो ये एक निगमन विधि का ड्रॉबैक हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से दोनों ही बच्चा और टीचर दोनों ही सक्रिय रहेंगे तो लर्निंग करने में भी यहाँ पर बहुत आसानी होती है। लेकिन यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। कौन सी? निगमन विधि। अगला पॉइंट है, यह विधि नवीन एवं आधुनिक ज्ञान की ओर प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर बच्चा जब खुद ही नियमों का प्रतिपादन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, नए नए तरीके से वो चीज़ों को एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। तो नवीन व आधुनिक ज्ञान की ओर बच्चे को प्रोत्साहित करती है। लेकिन यह विधि जो है, नवीन व आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थियों को यहाँ पर अवसर नहीं मिलता है। कौन सी विधि के अंदर? निगमन विधि के अंदर। ठीक है, याद रहेगा ये वाली चीज। अगला पॉइंट है, प्राथमिक कक्षाओं तथा पाठ के प्रारंभिक अंशों को पढ़ाने के लिए विधि उपयुक्त होती है। प्राइमरी लेवल पर और स्टार्टिंग के कोई भी लेसन्स वगैरह हम लोग यदि बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये विधि सफिशिएंट है, अच्छी है, उपयुक्त है। लेकिन बड़ी कक्षाओं तथा पाठों के कठिन अंशों को पढ़ाने के लिए यह विधि उपयुक्त है। ये बड़ी कक्षा के लिए हम लोग मान सकते हैं कि आप निगमन विधि, इतनी बड़ी बड़ी कक्षा है तो आप हर एक को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझा सकते, क्योंकि नंबर ऑफ लेसन्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस विधि से थ्रू पढ़ाना, परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, प्रश्न भी कम सॉल्व होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बड़ी कक्षाओं को ये वाली विधि दे सकते हैं, बच्चे खुद से यहाँ पर सक्रिय होकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी लेवल पर हमारे लिए आगमन विधि अधिक उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, इस विधि द्वारा अध्ययन एंड अध्यापन दोनों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। बच्चों का पढ़ना और टीचर की जो टीचिंग की प्रोसेस है, लर्निंग टीचिंग, दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नीरस बन जाती है। नीरस मतलब एक बोरियत बच्चों के अंदर आ जाती है जब वो निगमन विधि के थ्रू अध्ययन करते हैं। वो एक थोड़ी सी रटन में चली जाएगी, रटन विद्या, रॉट मेथड के अंदर चली जाएगी। इस विधि द्वारा अनुभव, प्रयोग, उदाहरण तथा क्रियात्मक कार्यों द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अनुभव, बच्चों को जितने अनुभव होंगे उतने ही जल्दी वो नियमों का, सूत्रों का प्रतिपादन कर पाएंगे। प्रयोग का कर सकते हैं, उदाहरण तथा क्रियात्मक कार्यों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की बच्चा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करे। लेकिन इस विधि में केवल स्मरण शक्ति पर आधारित ज्ञान की प्राप्ति पर ही जोर दिया जाता है। मान लो मुझे पाइथागोरस थ्योरम आती ही नहीं है, तो मैं कैसे वहाँ के जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर पाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी स्मरण शक्ति का अच्छा होना आवश्यक है, किसके अंदर? निगमन विधि के अंतर्गत, राइट। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट हो गए। और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या क्या चीजें बताई गई है कि इस विधि में विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो कि आजकल की कक्षा में संभव नहीं है। हर एक बच्चे पर हमें ध्यान देना होगा जो कि आगमन विधि के माध्यम से सूत्रों का प्रतिपादन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और इस विधि में कक्षा शिक्षण आसानी से प्रयोग, कक्षा में शिक्षण जो होता है बहुत आसानी से हो जाता है, परंतु विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से हम लोग ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में भी प्रयोग कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा होंगे और नियम पहले लिखवा दिए जाते हैं और बस सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक साथ सूत्र वगैरह दे दिए गए हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको एग्जाम्पल कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम निर्धारित करते हैं। इसमें क्या होता है, यदि वो नियम बना पा रहे हैं तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा और वे आनंद का अनुभव यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन इस विधि में नियम किसी दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, क्योंकि नियम क्या हुआ है, दूसरों के द्वारा बनाए गए।
अतः विद्यार्थी में न तो आत्मविश्वास बढ़ता है और न ही आनंद की अनुभूति यहाँ पर हो पाती है, वही नीरस क्लास बन जाएगी, राइट। और क्योंकि बच्चा यहाँ पर पैसिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला पॉइंट है, ये एक वैज्ञानिक विधि है जो इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। वही अन्वेषण खोज को यहाँ पर प्रोत्साहित करेगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बच्चे के अंदर विकास होगा, क्योंकि सारी चीजें बच्चा खुद कर रहा है, एक एक्टिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जो निगमन विधि है, इसके द्वारा न तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चे का विकसित हो पाएगा और न ही उसके वैज्ञानिक ढंग को बढ़ावा मिल पाएगा, क्योंकि उसे तो क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ अभ्यास करना है, नियम तो पहले से बनाए जा चुके हैं, तो सिर्फ ये अभ्यास ही कर पाएगा, मतलब सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस पर ही काम कर पाएगा, कुछ नया नहीं कर पाएगा। लेकिन आगमन विधि के अंदर बच्चा बहुत कुछ नई चीजें यहाँ पर कर सकता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर यहाँ पर बच्चा कर पाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस हम लोगों ने देखा आगमन और निगमन विधि के अंदर। ऐसा ही एक डिफरेंस आपसे पूछा जाता है एनालिसिस और सिंथेसिस के अंदर, यानी कि विश्लेषण और संश्लेषण के अंदर। यदि हम लोग ब्लूम की टैक्सोनॉमी की भी बात करें, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो 3 डोमेन होते हैं, उसमें कॉग्निटिव डोमेन में ये चीजें आती है कि बच्चा जब चीजों को सीखता है तो पहले उसका एनालिसिस करता है, देन उसको सिंथेसिस करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, इस विधि में हम लोग अज्ञात या अभिष्ट से प्रारंभ करके ज्ञात या दिए गए तथ्यों की ओर अग्रसर होते हैं। अब विश्लेषण करना है तो हम लोगों के पास कुछ अननोन चीजें होती है, हम लोग कुछ अननोन चीजों को देख रहे होते हैं और फिर फाइनल किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि हाँ, ये चीजें एक ज्ञात चीज एक नोन चीज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये कैसे चलती है, ये अननोन टू नोन चलती है, ये हम लोग बोल सकते हैं। कैसे चलती है, अननोन टू नोन चलती है। अज्ञात मतलब कोई भी एक फिक्स चीज हो गई, उससे प्रारंभ करते हुए हम लोग ज्ञात जो चीजें पहले से पता है उनकी तरफ मूव करते हैं, उन तथ्यों की तरफ जाते हैं, तो ये अननोन टू नोन जाती है। अब सिंथेसिस क्या हो गया, सिंथेसिस हम लोगों के पास पहले से जो नोन चीजें हैं, ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। और डिफरेंस समझेंगे हम लोग, इससे आपको पूरी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंस यहाँ पर रहता है। देखो, दूसरा पॉइंट है, इसमें समस्या को समझने के लिए तथा उसे हल करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। अब हमें क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें पता है कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसे देखने से सॉल्व नहीं होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटने की कोशिश करते हैं, राइट। ऐसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटेंगे, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही क्या होती है, हमारी एनालिसिस मेथड होती है या फिर विश्लेषण मेथड होती है। और इधर वाली हमारी सिंथेसिस संश्लेषण मेथड होती है। अब यहाँ क्या पॉइंट होगा, इसमें पूर्व ज्ञात तथ्यों को एकत्र करके परिणाम पर पहुंचते हैं। अब हमारे पास चीजें पहले से मौजूद थी, राइट, हमारे पास फैक्ट जो थे पहले से थे। अब हमने क्या करा, इन सारे फैक्ट को देखा, उन सारे फैक्ट को देखते हुए हम लोग एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे हैं। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, यह एक सुनिश्चित विचार प्रक्रिया, चीजें बिल्कुल फिक्स है, लेकिन जो सिंथेसिस प्रोसेस होती है, संश्लेषण की प्रोसेस होती है, ये विचार प्रक्रिया का परिणाम और निष्कर्ष मात्र है। इसमें जस्ट आपको एक रिजल्ट मिलेगा और एक फाइनल कंक्लूजन मिलेगा। किसके अंदर, सिंथेसिस के अंदर। और क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। इसमें विद्यार्थी को तर्क द्वारा निर्णय लेने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चे ने क्या करा, हर एक चीज को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पर बच्चा अपना माइंड यूज करेगा, अपनी तार्किक योग्यता का यूज करके यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लेने की वो क्षमता रखेगा। संश्लेषण विधि के अंदर क्या होता है, इसमें केवल बालक की स्मृति पर जोर पड़ता है, उसको तर्क एवं निर्णय लेने के अवसर यहाँ पर नहीं मिलते, क्योंकि पहले से पूर्व फैक्ट रखे हुए, पूर्व फैक्ट को देखते हुए उसे अपने क्या करना था, फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना था। तो मेहनत किस में लगेगी, बच्चा कब एक्टिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट करेगा, हमारी एनालिसिस विश्लेषण मेथड के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है, यह विधि चिंतन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, बच्चों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। यह विधि में प्रमाण या हल चिंतन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर चीजें पहले से फिक्स है, फैक्ट हमारे पास पहले से, बस हमें उन्हें क्या करना था, उनका संश्लेषण हम लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करना था। तो यह विधि में क्या होता है, प्रमाण या हल किस पर आधारित होते हैं, चिंतन प्रक्रिया। यदि आपने चिंतन प्रक्रिया कर रखी है, विश्लेषण कर रखा है, तो ही उसके बाद आप उसका क्या कर पाओगे, संश्लेषण कर पाओगे, राइट। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, नई नई चीजों को सीखने का मौका मिलता है, और इसमें विद्यार्थियों को पहले से तैयार सामग्री उपलब्ध हो जाती है तथा अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। पहले से सारी चीजें अवेलेबल है, तो डायरेक्टली वो उस चीज का संश्लेषण कर सकता है, उसको सिंथेसाइज कर सकता है, राइट। तो कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी विधि हमारी विश्लेषण हो जाएगी। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान है। यदि हम लोग बात करें कि छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर चीजों को पढ़ना है, तो आप विश्लेषण विधि का प्रयोग करिए। तार्किक योग्यता का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, बच्चा सक्रिय एक्टिव लर्नर, एक सक्रिय पार्टिसिपेंट की तरह उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, तो हमें विश्लेषण विधि का प्रयोग करना होगा। चिंतन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है, विश्लेषण विधि। बच्चे को नवीन ज्ञान, खुद के खोज करने के अवसर, सोचने समझने के अवसर कहाँ से मिलेंगे, तो हाँ, विश्लेषण विधि के माध्यम से बच्चे को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सारे जितने डिफरेंस है उतने ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं।
आगे देखिए, क्रिया का प्रत्येक पद विधिवत तथा तर्क संगत होता है, प्रॉपर तरीके से चलेंगे। हमने इस चीज को पढ़ा, हमने इसको पढ़ा, हमने इसको पढ़ा, फाइनली हमने उसको पूरा क्या कर लिया है, विश्लेषित करके पूरा उसका सिंथेसाइज कर दिया। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग चले, विधि पूर्वक चले, हम लोग तर्क संगत चले। लेकिन क्रिया के पद तर्क पर आधारित ना होकर किसी विशेष तरीके पर आधारित होते हैं, क्योंकि फैक्ट क्या होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं। तो उसी के बेसिस पर हमें यहाँ पर चलना होता है। हम लोग अपनी साइड से कुछ भी चीज, अपना आइडिया, अपना कॉन्सेप्ट सिंथेसिस प्रोसेस में, संश्लेषण की प्रोसेस में नहीं लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है, यह एक लंबी विधि है जिसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ रहे हैं। जब हम लोग इस तरीके से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं तो समय अधिक लगता है, राइट। तो ये लंबी विधि और इसमें समय की आवश्यकता होगी। ये एक सरल और संक्षिप्त विधि है जिसमें कम समय की आवश्यकता होती है। अच्छा, आप खुद एक चीज सोच यहाँ पर सकते हैं, ये मेरा विश्लेषण है और इधर मैं आपको बना रही हूँ संश्लेषण, ठीक है। ये मेरी एनालिटिकल प्रोसेस और ये मेरी सिंथेसाइज वाली प्रोसेस। अब मैंने यहाँ पर चीज़ों को क्या कर रखा है, चीज़ों को मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, पूरे लेसन्स ना पढ़ते हुए छोटी छोटी इकाइयों में उसको पढ़ लूँ, छोटी छोटी यूनिट्स में यहाँ पर डिवाइड कर लूँ, और मेरे पास पूरा एक भाग रखा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो कौन सी मेथड आपको ज़्यादा सही लग रही है? पूरा सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट करते हुए पढ़ना है, चीज़ों को ऐसे इकाइयों में बांटते हुए पढ़ना? डेफिनेटली चीज़ों को इकाइयों में बांटते हुए पढ़ना है। जब हम लोग चीज़ों को ऐसे इकाइयों में बांटकर पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, लंबी होगी, ठीक है, मेथड बहुत लंबी जाएगी और समय भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग सकता है। लेकिन सिंथेसाइज प्रोसेस में सरल है, क्योंकि आपके सामने एक फैक्ट रखा हुआ है, इसी को आपको यहाँ पर पढ़ना है। बिल्कुल आपका कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली पढ़ते ही रहना है। तो कम समय लगेगा और सरल विधि भी होगी और संक्षिप्त विधि भी हमारे लिए पढ़ सकती है। अगला है, ये एक सजीव और रोचक विधि है, क्योंकि बच्चा एक एक्टिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर, हर एक चीज़ को अच्छे से सीख रहा है, तार्किक रूप से सीख रहा है, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरफ आएगा, तो रोचक भी हो जाएगी मेथड। और ये एक नीरस और निर्जीव विधि बन जाती है, निगमन की तरह। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जो कि हम लोग आगमन में पढ़ रहे थे, वैसा का वैसे हमारा पूरा विश्लेषण आ रहा है। और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक ढंग का विकास नहीं हो पाता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है और ये थोड़ी प्रतिकूल हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है, यह विधि अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित और इसमें आगमन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। वही आगमन प्रक्रिया का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, उदाहरण की तो छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पढ़ रहे हैं। यह विधि अनुकरण, वही निगमन की तरह अनुकरण पर आधारित है, अनुकरण दृष्टिकोण पर आधारित, और इसमें निगमन प्रक्रिया का प्रयोग होता है किसके अंदर, संश्लेषण के अंदर। तो संश्लेषण प्रक्रिया किसका प्रतिरूप हो गई, संश्लेषण प्रक्रिया हमारी निगमन विधि का प्रतिरूप हो गई। और हमारी जो अनुसंधानात्मक मेथड है, अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण इस प्रकार से विस्तारित कर रही है, तो ये विश्लेषण विधि जो है किसका प्रतिरूप हो गई, हमारा यहाँ पर आगमन विधि जो है विश्लेषण विधि का यहाँ पर प्रतिरूप बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें क्या है, सिमिलर है, एकदम से समान होगी, राइट। जैसे आपको यही ध्यान रखना है, विश्लेषण में क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में चीज़ों को बांट कर पढ़ते हैं ताकि समझने में आसानी हो, और संश्लेषण में फैक्ट हमारे पास रहता है, उसको पूरा कंप्लीट इंटीग्रेटेड वे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण से रिलेटेड। तो देखो, विश्लेषण में क्या होता है, इस विधि द्वारा विद्यार्थी शीघ्रता से गणितीय समस्या को हल करना नहीं सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया, शीघ्रता से नहीं होगा, लंबी विधि है और यहाँ पर ऐसे टुकड़ों में बांट रखा है। गणितीय समस्या को शीघ्रता, स्पष्टता, सचोटता से हल करने की उपयुक्त विधि हो सकती है। कौन सी विधि, संश्लेषण विधि, ठीक है। और इस विधि के अंतर्गत अध्यापक या विद्यार्थी के परस्पर संबंध प्रगाढ़ होने की संभावना होती है, लेकिन जो संश्लेषण विधि है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों के तथा अध्यापकों में अधिक संपर्क नहीं हो पाता है। ये हम लोग बोल सकते हैं एक ड्रॉबैक हो गया विश्लेषण और संश्लेषण विधि का। अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, 2 पॉइंट और है इसके अंदर। इस विधि में विद्यार्थी अपनी योग्यता अनुसार श्रम के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इससे उनमें क्या होती है, आत्मनिर्भरता आती है। वो ही अनुसंधानात्मक खोज विधि पर आधारित है, तो डेफिनेटली कि बच्चा सक्रिय पार्टिसिपेंट है तो उसमें आत्मनिर्भरता भी आएगी, खुद से करने की कोशिश करेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा बच्चे का। और इस विधि में हल को स्वयं खोज कर निकालने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिससे उनमें बच्चों में आत्मनिर्भरता कम और साथ ही आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है, क्योंकि चीज़ें पहले से फिक्स है, राइट। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के विषय अथवा प्रकरण का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है, और इस विधि में विद्यार्थी समस्याओं की गहराई तक नहीं पहुंच पाते, अतः इस विधि से संक्षिप्त ज्ञान की ही प्राप्ति हो पाती है। तो संक्षिप्त ज्ञान किससे प्राप्त होगा, आगमन विधि, हमारी विश्लेषण विधि से, या फिर संश्लेषण विधि से, तो संश्लेषण विधि से, राइट। और अगर हम लोग ऐसे बात कर ले आगमन विधि से या निगमन विधि से, तो निगमन विधि से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
चलिए, तो ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया यहाँ पर विश्लेषण संश्लेषण के अंदर। अब हम लोग थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, देन एक डिफरेंस और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उद्देश्य वाला। तो पहले कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में कौन सी गतिविधि की जानी चाहिए? बच्चों को हम लोग समय के बारे में समझा रहे हैं, टाइम के बारे में समझा रहे हैं, काल के बारे में समझा रहे हैं, तो कौन सी गतिविधि हम लोग ले सकते हैं? समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी के समय में कैसे पढ़ा जाए, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे की जाती है, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। आंसर क्या होगा? हमें जब भी दिखता है पूर्व अनुभव वास्तविक जीवन से संबंधित करना, तो वो चीजें आपकी बिल्कुल राइट होती है। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना, ये एक सही तरीका हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है, किस चीज का उल्लेख नहीं करता है? एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिणाम का प्रमेय के रूप में व्यक्त करना। जो भी ज्यामिति, जितनी भी चीजें होती है ज्यामिति से रिलेटेड, आप उसके एक थ्योरम बना रहे हो, ठीक है, प्रमेय में उसको आप व्यक्त करके बता रहे हो। दिए गए आंकड़ों को आलेख के द्वारा व्यक्त करना, संख्या श्रेणी को ज्यामिति प्रतिरूप में व्यक्त करना, या फिर दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। तो देखो, प्रदर्शन में क्या चीजें नहीं आएगी? प्रदर्शन करने की बात हो रही है, तो आंकड़ों को आलेख के रूप में व्यक्त करें तो कहीं ना कहीं हम लोग कोई डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शन की बात हो रही है। ज्यामिति प्रतिरूप मतलब मॉडल बना रहे हैं ज्यामिति का, हमने ट्रिग्नोमेट्री से ज्यामिति से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीजें बना ली यहाँ पर, ठीक है, तो ये सारी ज्यामिति से रिलेटेड चीजें हो गई। दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, तो हम लोग दो चरों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके थ्रू? समीकरण के थ्रू। मान लो कोई भी चर हो गए, x² + 2xy + y², ऐसे कुछ भी चीजें हो गई, तो वो समीकरण के फॉर्म में हम लोग दो चर को, ऐसे दो कांस्टेंट, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कौन सी चीज यहाँ पर प्रदर्शन को नहीं बताएगी? तो ज्यामिति को एक प्रमेय के रूप में व्यक्त करना, ये प्रदर्शन का उल्लेख नहीं है, ये जस्ट आपका एक थ्योरी पार्ट है, राइट। तो आंसर आपका क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? सर्वेक्षण, वाद विवाद, समाचार पत्र रिपोर्ट, या फिर परियोजना। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना है, आंकड़ों को निरूपित करना है, तो आप सर्वेक्षण के थ्रू कर सकते हैं, राइट। समाचार पत्र रिपोर्ट से भी बहुत सारे आंकड़े रिप्रेजेंट हो जाते हैं, परियोजना से भी हो जाते हैं। किससे नहीं होते हैं? तो वाद विवाद, डिस्कशन करने से, डिबेट करने से कोई भी आंकड़े रिप्रेजेंट नहीं होते। ये आपका R-TET 2016 का क्वेश्चन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसके माध्यम से नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र क्या होता है? आंकड़ों को केवल प्रस्तुतिकरण कर देना, उनका केवल संगठन कर देना, आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक फाइंड आउट करना है, फिर आंकड़ों का संग्रह करना, उनका संगठन करना और उनका प्रस्तुतिकरण करना। देखो, केवल प्रस्तुतिकरण तो रोंग हो जाएगा, केवल संगठन करना भी रोंग हो जाएगा, तो पहला दूसरा तो गलत है। अब या तो आप आंकड़ों को एकत्रित करने की टेक्निक फाइंड आउट कर लीजिए कि आंकड़ों को कैसे एकत्रित किया जाता है, या फिर आप आंकड़ों को संग्रह करें, मतलब वही उनको कलेक्ट करें, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उनका संगठन करें, देन उनका क्या करें? आप प्रस्तुतिकरण करें, उनका रिप्रेजेंटेशन करें। तो ये फोर्थ ऑप्शन अच्छे से डिफाइन कर रहा है आंकड़ों के प्रबंधन के संबंध में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया गया है। हम लोग ये जाने कि गणित क्या है, उससे पहले हम लोग ये समझे कि गणितीकरण कैसे हुआ है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। आप ये मानकर चले कि कम से कम 10 से 15 डेफिनेशन आपको मैथ से रिलेटेड याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कोई एक छोटी सी डेफिनेशन भी पूछ ली गई तो 1 नंबर आपका पूरा यहाँ से कवर हो सकता है। जॉर्ज पॉलिया के द्वारा, वैन हिले के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा या डेविड व्हीलर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। कौन है ये? ऑप्शन नंबर डी, डेविड व्हीलर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करें। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर गणित शिक्षण के उद्देश्य व प्राप्ति उद्देश्य क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के। तो देखो, गणित शिक्षण का कारण ही, मतलब हम लोग एम्स की यदि बात करें, उद्देश्य की यदि बात करें, तो गणित शिक्षण का कारण ही उद्देश्य, मतलब किसी न किसी उद्देश्य से ही हम लोग बच्चों को यहाँ पर गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया उद्देश्य में और प्राप्ति उद्देश्य में। अब हम लोग यदि बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, क्योंकि गणित का उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का कारण ही, गणित शिक्षण का कारण ही इसका एक उद्देश्य बन जाएगा। लेकिन यदि हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए जिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है वही प्राप्य उद्देश्य होते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को आज गणित में लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो जिन छोटी छोटी चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे वो हमारा एक लक्ष्य बन जाएगा, वो हमारा एक प्राप्य उद्देश्य बन जाएगा, राइट। गणित शिक्षण का उद्देश्य व्यापक तथा विस्तृत लक्ष्य है। अब हम लोग उद्देश्य की बात करें, हम लोग बच्चों को गणित क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा यहाँ पर एम क्या बनेगा? हमारा एम ये है कि बच्चों को व्यापक रूप में समझाना, विस्तृत लक्ष्य यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं
लेकिन यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गणित शिक्षण का प्राप्य उद्देश्य संकीर्ण तथा विशिष्ट लक्ष्य है। अब यहाँ पर गणित शिक्षण का जो प्राप्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव हम लोग मानकर चल रहे हैं, वो संकीर्ण हो सकता है। पर्टिकुलर हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि नहीं, बच्चे को आज हमें प्रॉफिट लॉस के बारे में, लाभ हानि के बारे में पढ़ाना ही है, तो वो उसका एक संकीर्ण हो गया कि हाँ, गणित में पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्टिव, ये टास्क हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। और एक विशिष्ट लक्ष्य हो गया, विशिष्ट यानी कि कोई स्पेसिफिक चीजें हो गई कि हाँ, आपको यही चीजें यहाँ पर बच्चों को पढ़ानी होगी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, यह अनिश्चित तथा अस्पष्ट होता है क्योंकि व्यापक है, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ही ब्रॉड लेवल पर गणित को पढ़ाने का हमने उद्देश्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पर ये चीजें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अनिश्चित बोल सकते हैं, अस्पष्ट बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी भी चीज को लेकर एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते, एक उद्देश्य डिसाइड कर लेते, प्राप्ति उद्देश्य डिसाइड कर लेते, तो वो चीजें क्या हो जाती, फिक्स हो जाती कि हाँ, अपन को यही सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ओके। अगला पॉइंट है, उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक समय लगता है क्योंकि जब हमारे पास यही चीज़ें क्लियर नहीं है कि हम लोग व्यापक रूप में इतने ब्रॉड लेवल पर लेकर चल रहे हैं, तो कौन सी चीज़ों को पहले पढ़ाना है, बच्चों को कौन सी चीज़ें पहले लर्न करनी है, तो यहाँ पर उद्देश्य को प्राप्त करने में समय लग जाएगा। लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, पर्टिकुलर किसी एक प्राप्ति उद्देश्य की बात करेंगे, तो इसमें थोड़ा कम समय यहाँ पर लगेगा कंपैरेटिवली हमारे एम्स के, हमारे उद्देश्य के। राइट। तो ये एक हमारा डिफरेंस हो गया उद्देश्य में और प्राप्य उद्देश्य में। क्या हमें यहाँ पर चीजें समझ में, उद्देश्य हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से चलता है, बहुत ही व्यापक लेवल पर ये चीजें चलती है। ठीक है। प्राप्त उद्देश्य में इसका उद्देश्य जो होगा थोड़ा संकीर्ण हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक चीजें उन्हीं पर हमको लोगों को कार्य करना है। ये अनिश्चित होगी, अस्पष्ट होगी, लेकिन ये निश्चित और स्पष्ट हो सकती है। इसमें अधिक समय लगता है और इसमें यहाँ पर कम समय लगता है। तो ये सारी बातें हो गई हमारे उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य के बारे में। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा आगमन विधि और निगमन विधि के अंदर क्या डिफरेंस होता है। 16 डिफरेंस लगभग हम लोगों ने इसमें देखे। देन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है विश्लेषण विधि क्या होती है, संश्लेषण विधि क्या होती है। देन हम लोगों ने सीखा उद्देश्य क्या होते हैं और प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं। राइट। और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा और कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पर लर्न किया होगा। सेशन यदि अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट यहाँ पर इन क्लासेस को ज्वाइन कर पाए। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। और मैथ्स के नोट्स अवेलेबल है, यदि आप मैथ्स के नोट्स बाय करना चाहते हैं ओनली जस्ट 99 रुपीज़ में आप कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी के नोट्स को बाय कर सकते हो। ओके, चलिए सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू।